Hello, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of chapter Lifeline of National Economy. जैसा कि आप लोगों ने देखा है पिछले के पिछले चैप्टर में कि टूरिज्म के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि मैं आपको एक डेटा दूंगा, लेकिन वो डेटा अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं मिला। अगर आपके बुक में कोई रिसेंट का डेटा होगा, जैसे रिसेंट का डेटा आई वांट टू से कि जैसे आपका इसमें 2010 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 2010 और 2009 का डाटा दिया हुआ है, जिसमें 64,889 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है हमारे कंट्री में। किसके थ्रू? टूरिज्म के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ था आपको पिछले चैप्टर में। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले का लेक्चर, मेरा पिछला वाला लेक्चर आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं इस चीज़ को। अगर कोई आपको रिसेंट का डेटा मिले आपके अपने बुक में तो कोशिश कीजिएगा कि वहीं लिखे, नहीं तो ये वाला डाटा सफिशियंट है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि 15 मिलियन पीपल है डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। किस किस तरीके से हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री में इंडल्ज, वो हम देखते हैं। सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कंट्री में लेके आता है। मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बता दिया था क्या इंपॉर्टेंस है उसका, वाई और इसका इंपॉर्टेंस याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंस याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या करता है, 15 मिलियन क्या होता है, जॉब को, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी किस किस सेक्टर में क्रिएट होता है? सबसे पहले टर्सरी सेक्टर। क्या होगा? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में कैसे आएंगे, कहाँ पर रुकेंगे? होटल में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, गाइड का सर्विस लेंगे, ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेंगे ट्रांसपोर्ट का सर्विस। ठीक है, आएंगे हमारा कल्चरल क्या होगा, कल्चरल एडवर्टाइजमेंट होगा। कल्चरल एडवर्टाइजमेंट होगा। ये आपको समझ में आ गया है 15 मिलियन जॉब क्रिएशन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस और टूरिज्म सेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी न किसी कारण से, जैसे अभी क्या हुआ था, कोरोना हुआ था, तो कितने घाटा में हमारा कंट्री चल गया। हमारे कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे चला गया था, निगेटिव में चला गया था। ठीक है, जब आगे के क्लास में जाइएगा, जब इकोनॉमिक्स वगैरह स्टार्ट होगा तो उसमें V शेप रिकवरी होता है, K शेप रिकवरी होता है, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपके लेक्चर के स्कोप के बहुत बाहर है, वो 11-12 का टॉपिक है, उसमें हम नहीं घुसने वाले हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंस है इसका, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों जरूरी है उसका ब्यौरा एक तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, अब थोड़ा सा इसका फैक्चुअल पार्ट कर लेते हैं। फैक्चुअल पार्ट में क्या क्या आ गया आपका, फैक्चुअल पार्ट देख लीजिए। इंडिया इज रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, 4th बेस्ट। ठीक, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म किस कंट्री को रैंक किया गया है, सबसे ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? 4th नंबर पे हमारा इंडिया आता है। मोर देन 50 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि जॉब प्रोवाइड करता है। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। ठीक है, ये कैसे होगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर, ठीक है, एंड हेरिटेज। ठीक, एक कल्चरल सुप्रीमेसी का टर्म आता है। देखिए, कल्चरल सुप्रीमेसी में दुनिया के जो सारे कल्चर हैं वो सिर्फ यहीं के यहीं प्रमोट करने वाला है कि हमारा कल्चर बेस्ट है, कोई बोल रहा है कि हमारा कल्चर बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके का एक कोल्ड वार छिड़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर कोई हमारे कंट्री में आएगा, हमारे कल्चर को देखेगा, और हमारे कल्चर को किसी को देखना हो, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, पूरा इसमें टर्मिनोलॉजी में मत जाइएगा स्पेस के कारण, हालांकि मुझे सही भी बनाने आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ का कल्चर कुछ और है, जम्मू कश्मीर का कल्चर कुछ और है, हमारे पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर कुछ और है, हमारा जो प्लेन एरिया है यहाँ का कल्चर कुछ और है। कल्चरल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? कुजीन हो सकता है, अटायर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है,
ठीक है, वहाँ के डांस फॉर्म हो सकता है, वहाँ का सिंगिंग फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे किस तरीके से किसी की सोसाइटी में हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में जाइएगा आप, हरियाणा में जाइएगा तो हमेशा गाना वगैरह, वहाँ का मटका लेके लड़की जा रही है, कोई मटका फोड़ दिया, पानी गिर गया, फिर एक गाना है गजमन पानी न चली, तो ये सब लेके मतलब पानी वाले जो पानी को टारगेट हमेशा किया जाता है बेसिकली। आप ऐसा समझिए ना, तो किस वाले रीजन में, ये राजस्थान वाले और हरियाणा के वेस्टर्न हरियाणा वाले रीजन में, यहाँ पे जहाँ पे पानी का कमी, वहाँ पे किस तरीके का गाना आता है, पानी के टाइप में, पानी का कमी है, मतलब जो सोसाइटी से रिलेट करने का कोशिश करता है कि लोगों के पास पानी का कमी है, अगर हम पानी से रिलेटेड गाना बनाएंगे तो क्या होगा, लोग रिलेट करेंगे उसको। अब बिहार वगैरह एरिया में आ जाइएगा, यहाँ के लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है तो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे माइग्रेशन को लेके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग निकले हुए हैं, जो कि हमारा फोक सॉन्ग है। भोजपुरी सॉन्ग का बात नहीं कर रहे हैं हम, फोक सॉन्ग का बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से कल्चरल एलिमेंट में एक वहाँ का सिंगिंग और डांसिंग वाला प्रोफेशन भी आ जाता है। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये तो आपका कल्चर का एलिमेंट है ही है। ठीक है, ये वाला सेक्टर आप देख लिए। ठीक है, और नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट करता है भाई, ये एक सैलेड बॉल थ्योरी है, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, वो अभी आपके स्कोप के बहुत बाहर है। लेकिन सैलेड बॉल थ्योरी में बस ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक सैलेड बॉल है, उसमें टोमेटो है, कुकुम्बर है, बीटरूट है, कैरट है, रेडिश है, तो जितने डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होंगे आपको उतना ही ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा। मान लीजिए सिर्फ कुकुम्बर दे दिए आपको खाने के लिए, क्या मज़ा आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ ओनियन दे दिए तो नहीं मज़ा आएगा। मतलब इंडिया कल्चर में यहाँ का अलग कल्चर है, तमिलनाडु और साउथ का अलग कल्चर है, महाराष्ट्रियन का अलग कल्चर है, तो जितने डिफरेंट कल्चर है वो मज़ा देता है। ठीक है, मज़ा आता है हमको डिफरेंट कल्चर में घूमने में, वहाँ के कल्चर समझने में, वहाँ का कुजिन को समझने में। कुजिन मतलब खान पान, ठीक है, अटायर मतलब रहन सहन। ठीक, अब राजस्थान में वगैरह में जाइएगा तो वहाँ के लोग घूंघट डाल के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेत उड़ते रहता है, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा हीट रहता है कि एक पगड़ी बांध के रखते हैं, और हीट नहीं रहेगा तो हीट चोक से क्या होगा, उन लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक, ये वाला बेसिक सा एलिमेंट है, ये आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म क्या होता है ये देखेंगे, एडवेंचर टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म में जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोग यहाँ पे आते हैं उसको बिजनेस टूरिज्म बोला जाता है। मेडिकल टूरिज्म, इलाज करवाने के लिए आते हैं जो लोग यहाँ पे, उसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टूरिज्म। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगा, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल का ट्रीटमेंट है बहुत कम पैसे में अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन वो भी कम पैसा हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो क्या होता है, कम होता है। मतलब आप गरीबी का एक्सटेंट समझ सकते हैं पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक, कल्चरल टूरिज्म क्या होता है कि लोग यहाँ का कल्चर देखने के लिए आते हैं, कि एक ही देश में इतना सारा कल्चर है कि आप उड़िया में चल जाएंगे वहाँ का खाना मिलेगा, बंगाल में चल जाएंगे इतना लैंग्वेज है। आप पॉलिटी वाले में पढ़े होंगे कि अब जिस तरीके से श्रीलंका में सिविल वार छिड़ गया था लैंग्वेज पे, लेकिन लोग शौक होते हैं कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंग्वेज है फिर भी ये लोग पीसफुली रहते हैं। ये किसका देन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देन है। तो अभी तुरंत 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था। ठीक है, वो वाला तो पॉलिटी वाले पार्ट में हम करेंगे ही करेंगे। ठीक, इको टूरिज्म क्या होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड का टूरिज्म होगा। हेरिटेज टूरिज्म मतलब जो यहाँ पे बहुत बेहतरीन मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत बेहतरीन एंशियंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया जो हेरिटेज है हमारा, जो महल वगैरह है, उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया आर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन of foreign tourist in India. There is a vast potential of tourism development in the northeastern state, ठीक है, and the interior part of Himalayas, but due to the strategic region of these have been non encouraged so far. ठीक है, दो चीज़ हमको देखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न में अपना, जब हम देख लिए कि 15 मिलियन टूरिज्म को मतलब जॉब को प्रोवाइड करता है हमारा टूरिज्म सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या है, हमारा टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी क्या होता है उसमें टूरिज्म को उस एक्सटेंट तक मतलब प्रमोट नहीं किया गया। हिमालय रीजन में अच्छा लेवल का डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं डेवलपमेंट है भाई, क्योंकि वहाँ पर रग्ड टेरेन है। रग्ड टेरेन मतलब कि वहाँ पे रोड वगैरह बनाना या कुछ किसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है टूरिज्म को इंक्रीज करने का। अगर टूरिज्म इतना ही जॉब अच्छा से प्रोवाइड करा रहा है
तो उसको अच्छे से प्रमोट कर दो, क्योंकि और लोगों को क्या मिले, जॉब मिले, और हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी और लाइफ स्टाइल इंक्रीज हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर का आपका एंड हो गया है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ठीक है, अभी 12-1 मिनट में आ रहा, ठीक है। उसके बाद इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के बारे में रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस, ठीक है, टूरिज्म और कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेस। थैंक यू सो मच।